शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। अगले रोज जब मैं उठा तो बारिश रुक चुकी थी और खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैं दिन की रोशनी में उन औरतों के सामने आने से घबरा रहा था। क्या मालूम उन्हें मेरी शक्ल में कोई ऐसी बात नजर आ जाए जिससे उन्हें मालूम हो जाए कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। लेकिन मैं ज्यादा देर तक कोठरी में नहीं रह सकता था। एक तो अंदर गर्मी होने लगी थी, दूसरे बाहर बारिश भी रुकी हुई थी। बिमला अंदर आ गई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। कहने लगी, ये दूध पी लो, गऊ का है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि रात तो पूरी तरह सोए रहे। अब दर्द तो नहीं होता ना? मैं उठकर बैठ गया और सीने को हाथ से दबाने लगा। नहीं बालो, अब दर्द नहीं हो रहा। मैंने गर्म दूध उससे लेकर 2-3 घूंट पिए। वो कहने लगी, भाभो को मैंने तुम्हारी दर्द का नहीं बताया, वो परेशान हो जाती। तुम भी न बताना, दूध पीकर बाहर आ जाओ, मैं जानवरों के लिए चारा काटने लगी हूँ। मैंने कहा, नहीं बालो, मेरा ख्याल है कि मुझे लेटे रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद मुझे वापस भी जाना है। वो जाते जाते एकदम रुक गई, पलटकर मेरी तरफ बड़ी उदास नजरों से देखा। इतनी जल्दी चले जाओगे? इतने दिनों बाद आए हो, कुछ रोज तो मेरे पास रहो। मैंने कहा, तुम नहीं जानती बालो, पीछे बड़ा जरूरी काम है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। फिक्र न करो, कल शाम को फिर आ जाऊंगा। उसने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए साड़ी के पल्लू जिस्म के साथ लपेटती बाहर निकल गई। बाहर से मुझे रोटियां पकाने की आवाज आ रही थी। मैंने यही फैसला किया था कि दिन की रोशनी में उन लोगों के सामने ना ही जाऊं तो बेहतर है। उन औरतों में से किसी एक को भी मुझ पर जरा सा शक पड़ गया तो हो सकता है वो जयदेव से उसका जिक्र करें, और जयदेव का मुझ पर शक पड़ जाना खतरनाक साबित हो सकता था। और जिस मंसूबे को लेकर मैं भारत में दाखिल हुआ था वो खाक में मिल सकता था। जब मैं कोठरी से बाहर निकला तो बिमला की माँ अंदर आ गई। क्या बात है पुत्र, बाहर नहीं आओगे? मैंने तुम्हारे लिए चाय पराठा बनाया है, बाहर आकर खा लो। मैंने कहा, भाभो मैं आराम करना चाहता हूँ। पुलिस ने 2-3 महीने रातों को जगाया है। वो बोली, धीरानी कह रही थी कि तुम आज ही वापस जाओगे। ये क्या बात हुई भला? मैंने कहा, भाभो बस मजबूरी है, मैं कल नहीं तो परसों फिर आ जाऊंगा और पूरा हफ्ता यहाँ रहूंगा। मैं उस घर में एक छोड़ 3 रातों के लिए रुक सकता था, मगर मैं अपने आप को दूसरी बार आजमाइश में नहीं डालना चाहता था। आखिर मैं कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं था, आम कमजोरियों वाला आदमी था। एक रात तो अल्लाह मियाँ ने मुझे अमानत में खयानत करने से बचा लिया, दूसरी बार मुझे अपने आप से खतरा महसूस होने लगा था। मैंने अंदर कोठरी में ही नाश्ता किया और वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बिमला ने घड़े में पानी डालकर खुद मेरा मुंह हाथ धुलाया। कहने लगी, तुम्हारे सर के दरमियान के बाल भी उड़ने लगे हैं, पहले तो तुम्हारे बाल बहुत घने हुआ करते थे। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता पाकिस्तानी कैद में मुझ पर कैसे कैसे जुल्म किए गए हैं, बस भगवान ने जिंदा रखा, यही बहुत है। मुंह हाथ धोने के बाद मैंने खद्दर की चादर से मुंह पोंछा। बिमला कोठरी में से छोटा सा आईना और कंघी ले आई। आईना उसने अपने हाथ में लेकर मेरे सामने कर दिया। मैंने बालों में कंघी फेरी और आईने में अपनी शक्ल गौर से देखी। नाक की ऊपर को उठी हुई हड्डी प्लास्टिक सर्जरी के बाद गायब हो चुकी थी। मेरा चेहरा थोड़ा सा बदल गया था, मगर भारतीय दहशतगर्द के चेहरे से हूबहू मिल रहा था। मेरे घुंघरियाले बालों ने भी हैदर अली वाले मेरे चेहरे में काफी तब्दीली पैदा कर दी थी। बिमला कहने लगी, बटाले जाओगे? मैंने कहा, पहले तो बटाले ही जाऊंगा, जयदेव वहीं पर है। उसके बाद कहीं जाना पड़ गया तो जयदेव के हाथ तुम्हें पैगाम भिजवा दूंगा। अगर कहीं न गया तो कल नहीं तो परसों फिर तुम्हारे पास आऊंगा। जब मैं जाने लगा तो बिमला की माँ अंदर से एक पीतल की गड़वी ले आई जिस पर ढक्कन लगा हुआ था। कहने लगी, ये थोड़ा सा देसी घी है, इसे साथ ले जाओ। घी का नाम सुनते ही मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं भाभो, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं इन सादा लौह देहाती औरतों से रुखसत होकर बटाले जाने वाली सड़क पर आ गया था और बटाले की तरफ जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। बटाले पहुंचने के बाद मैं सीधा शिव मंदिर आ गया और अपने साथी दहशतगर्द जयदेव को तलाश करने लगा। उस वक्त वो मुझे कहीं नजर न आया। कोठरी की एक फालतू चाबी मेरे पास थी। मैं कुछ देर कोठरी में लेटकर आराम करता रहा। मेरा जहन बार बार भारतीय दहशतगर्दों गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम की तरफ जाता, जिनके पाकिस्तान में खुफिया ठिकाने की रिपोर्ट मैंने मलिक साहब और भट्ट साहब को पहुंचा दी थी। पुलिस ने वहां छापा जरूर मारा होगा। मैं ये खबर सुनने के लिए बेताब था कि ये तीनों दहशतगर्द पाकिस्तान में पकड़ लिए गए हैं। भारतीय अखबारों में तो उनकी गिरफ्तारी की खबर शायद न छपती, मगर शिवसेना के दहशतगर्दों की पंजाब शाख के इंचार्ज प्रसाद जी को और उसके जरिए मेरे साथी जयदेव को इस गिरफ्तारी का इल्म सबसे पहले हो जाता। पाकिस्तान में रूपोश दूसरे भारतीय दहशतगर्दों ने वायरलेस पर उन्हें खबर कर देनी थी कि लाहौर पुलिस ने गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम को पकड़ लिया है। मैं दोपहर तक कोठरी में पड़ा रहा। दोपहर के वक्त बाहर निकल
चलकर एक हिंदू के विष्णु ढाबे से दाल चपाती खाई और वापस शिव मंदिर में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। रात को बारिश हुई थी मगर अब बादल छट गए थे और बड़ी तेज धूप निकल आई थी, जिसकी वजह से फजा में गर्मी और हब्स हो रहा था। दोपहर को भी जयदेव न आया। शाम हो गई। मैं मंदिर में ही इधर उधर फिरता रहा। रात को ढाबे में ही खाना खाया और कोठरी के बाहर चारपाई पर लेट गया। मंदिर में पूजा पाठ की घंटियां बज रही थीं। फिर शब्द कीर्तन की आवाजें आने लगी। एक तब्दीली मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी कि बटाले या अमृतसर में सुबह से लेकर रात तक मस्जिद से बुलंद होती अजान की आवाज कभी सुनाई न दी थी। अमृतसर में फिर भी मस्जिद खैरुद्दीन, मस्जिद जान मोहम्मद और बूढ़ वाली मस्जिद बाकी थी। मस्जिद खैरुद्दीन में तो सिख शरणार्थी रह रहे थे, मगर मस्जिद जान मोहम्मद और बोर्ड वाली मस्जिद मुसलमान कश्मीरी मेहनत कशों की तहवील में थी और वो दबी आवाज में अजान भी दिया करते थे। नमाज पढ़ने वाला वहाँ सिवाय उन थोड़े बहुत कश्मीरी मजदूरों के और कोई नहीं था। बटाले में तो मुझे किसी जगह कोई मस्जिद दिखाई न दी थी। जयदेव रात के 10 बजे के करीब आ गया। वो घबराया हुआ था। मैं उस वक्त कोठरी के अंदर पंखा चलाकर चटाई पर लेटा हुआ था। वो आते ही बोला, धर्मचंद, बड़ी बुरी खबर है। मैं समझ गया, लेकिन अनजान बनते हुए पूछा, भापे क्या हो गया? जयदेव मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, लाहौर में गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम पकड़े गए हैं। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर मैंने अपनी खुशी को बड़ी मुश्किल से छुपाया और ये जाहिर करते हुए कि जैसे मुझे खबर सुनकर बड़ा सदमा हुआ है, कहा, हे राम, ये कैसे हो गया? वो तो बड़ी महफूज जगह पर छुपे हुए थे। जयदेव बोला, जगह महफूज नहीं थी, यही तो उनसे गलती हो गई। सीआईडी पीछे लगी होगी, किसी ने मुखबरी कर दी और पकड़े गए। मैंने कहा, क्या खबर सच्ची है जयदेव? वो बोला, अपने आदमी ने हैदराबाद से खुफिया कोड सिग्नल पर बताया है, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, ये तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया। पुलिस हमारे आदमियों पर बड़ा तशद्दुद करेगी। कहीं वो अपने दूसरे साथियों का नाम पता तो न बता दें, कहीं वो अपने दूसरे साथियों का नाम पता तो नहीं बता देंगे। जयदेव ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, हम अपने आदमियों को बड़ी सख्त ट्रेनिंग देकर भेजते हैं। तुम्हें तो खुद मालूम है, लेकिन प्रसाद जी ने सिंध में अपने आदमियों को रूपोश होने का ऑर्डर दे दिया है। मैंने ये जानने के लिए कि भारतीय दहशतगर्द रूपोश होकर कहां जाते हैं उससे कहा, इसका मतलब है कि अब हमारे आदमी पाकिस्तान में कोई वारदात नहीं करेंगे। वो बोला, धर्मचंद, तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे तुम बिल्कुल नए हमारे ग्रुप में आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रूपोश होने के बाद हम कुछ रोज अपनी कार्रवाइयां बंद करते हैं, उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि भारतीय दहशतगर्द रूपोश होकर कहां जाते हैं। मैंने कहा, पाकिस्तान में अब बड़ी सख्ती हो गई है। हमारे आदमी जहां भी रूपोश हों, पाकिस्तानी पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जयदेव थोड़ा बेवकूफ आदमी था। 2-4 चालाकी की बातों से मैंने उसे अपने जाल में उलझा लिया। उसने गर्मी सर्दी में आकर मुझे वो ठिकाना बता दिया जहां बाकी के दहशतगर्द छुपे हुए थे। ये जगह सिंध और पंजाब के दरमियान वीरान पहाड़ों में एक पुराने खंडर के करीब जंगल में वाक़ थी। मैंने जयदेव से पूछा, अब हमारा क्या प्रोग्राम है? वो बोला, प्रोग्राम क्या होना है, शिवसेना की पंजाब शाख के प्रसाद जी को ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। शायद कुछ वक्त के बाद अपने रूपोश दहशतगर्द ही दोबारा वारदातें शुरू कर दें, या शायद बंबई से नए आदमी ट्रेनिंग के बाद भेजे जाएं। शिवसेना के इन दहशतगर्दों का मरकज बंबई में था। इनका असल करता धरता शिवसेना का इंतहा पसंद इस्लाम दुश्मन बाल ठाकरे था, मगर वो पर्दे के पीछे रहता था और उसने अपने एक मरहट्टा साथी बालाजी को आगे कर रखा था। पाकिस्तान में इंडिया की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया तंजीम रॉ के नापाक तखरीबी मंसूबे बाल ठाकरे तक पहुंचते थे। बाल ठाकरे आगे बालाजी को अहकाम सादिर करता था और बालाजी पंजाब में शिवसेना की जमात के लीडर प्रसाद जी को ऑर्डर देता, जो भारतीय दहशतगर्दों की खासी तादाद अमृतसर से स्मगल करके पाकिस्तान पहुंचा देता। मैंने जयदेव से कहा, मेरे बारे में अब क्या हुक्म है? मैं बटाले में कब तक पड़ा रहूंगा? जयदेव बोला, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता तुम यहीं रहोगे। फिर हंसकर बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें अलाउंस भी मिलता रहेगा और तुम चाहो तो हर चौवाल अपनी पत्नी के पास भी रह सकते हो। अच्छा ये बताओ, घर गए थे, वहाँ कैसे गुजरी? मैंने बस शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बस जैसी गुजरनी चाहिए थी गुजर गई। जयदेव कुछ देर बातें करता रहा, फिर कहने लगा, मुझे अमृतसर प्रसाद जी के ठिकाने पर उनसे जरूरी बातें करने जाना है, कल वापस आऊंगा। जो भारतीय दहशतगर्द सिंध और पंजाब के दरमियानी जंगल में छुप गए थे, मैं उनकी खबर पाकिस्तान पहुंचाने के लिए बेकरार था। मैंने कहा, यार जयदेव, सोचता हूँ कि मैं भी अमृतसर के चित्रा सिनेमा में कोई फिल्म देखूं। उसने घड़ी देखकर कहा, हाँ, आखिरी शो का भी वक्त है, मेरे साथ ही चलो। तुम चित्रा सिनेमा की तरफ चले जाना, मैं प्रसाद जी के यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन रात को बटाले वापस कैसे आओगे? मैंने कहा, शायद आखिरी लारी मिल जाए। वो बोला, यार तुम सारी बातें भूल गए हो, मालूम होता है पाकिस्तानी पुलिस ने तुम्हारी बहुत छितरोल की है। भापे, तुम्हें याद नहीं, रात के 1:30 बजे एक पार्सल ट्रेन अमृतसर से गुरदासपुर की तरफ चलती है, हम कई बार उस पर सफर कर चुके हैं। मैंने जल्दी से कहा, हाँ याद आ गया, ठीक है, मैं उसी ट्रेन के जरिए वापस बटाले आ जाऊंगा।
वो बोला तो फिर चलो, वक्त जाया न करो। हम मंदिर से निकलकर लारी अड्डे पर आ गए। बटाले से अमृतसर और अमृतसर से बटाले लारियां रात 10-11 बजे तक चला करती थीं। हमने एक लारी पकड़ी और अमृतसर पहुंच गए। चित्रा सिनेमा लारियों के अड्डे के करीब ही अंजुमन पार्क वाले नाले के पुल के साथ था। जयदेव जलियांवाला बाग की तरफ चल दिया क्योंकि शिवसेना की पंजाब शाख के सदर प्रसाद जी का दफ्तर वहीं था और मैं चित्रा सिनेमा की तरफ रवाना हो गया। फिल्म मुझे कहाँ देखनी थी? मैं थोड़ी दूर जाकर उस सड़क पर हो लिया जो अपने मुजाहिद जासूस के ठिकाने की तरफ जाती थी। उस वक्त अपना जासूस साथी कोठरी के बाहर अकेला ही सन्यासी के भेष में बैठा नारियल की चिल्लम के दम लगा रहा था। मुझे देखकर उसने चिल्लम एक तरफ ईंट के साथ रख दी और बोला, कोई खास खबर? मैंने कहा, हाँ, बड़ा जरूरी पैगाम पाकिस्तान पुलिस को पहुंचाना है। उसने एक नजर दाएं बाएं डाली और बोला, अंदर चले जाओ। मैं कोठरी में घुस गया। मुझे मालूम था उसने रेडियो ट्रांसमीटर किस जगह छुपाया हुआ है। वहां से मैंने छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन किया। ट्रांसमीटर में से हल्का हल्का शोर उभरने लगा। मैंने फ्रीक्वेंसी मिलाई और मखसूस सिग्नल देने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से भी सिग्नल के इशारे मिलने लगे। मैंने कोड अल्फाज में कहा, एक जरूरी पैगाम है, नोट करो। जरूरी पैगाम लिखवाया जाए। मैंने कहा, भारतीय दहशतगर्द गोविंदा सतप्रकाश और मोतीराम की गिरफ्तारी के बाद उसके बाकी भारतीय दहशतगर्द साथी सिंध और पंजाब के दरमियान जंगलों में, जहां एक खंडर भी है, छुप गए हैं। उनकी निशानी नोट करो। यहाँ वीरान टीले हैं। टीलों के करीब जंगल का टुकड़ा है। भारतीय दहशतगर्द उसी जगह छुपे हुए हैं। क्या पूरा पैगाम नोट कर लिया है? जवाब मिला, यस, पूरा पैगाम नोट कर लिया गया है। मैंने कहा, रॉजर। दूसरी तरफ से ओके रॉजर का पैगाम आया और मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। उसे लकड़ी के डिब्बे में बंद करके जमीन के अंदर गड्ढे में छुपाया और कोठरी से बाहर आकर अपने जासूस साथी से कहा, पैगाम पहुंचा दिया गया है। उसने मुझसे बिल्कुल न पूछा कि पैगाम क्या था। कहने लगा, रात यहीं ठहरोगे या वापस जाओगे? मैंने कहा, वापस जाऊंगा। अपने जासूस ने, जो सन्यासी बाबा के भेष में था, चिल्लम उठाई और उसके दम भरने लगा। मैं खामोशी से चित्रा सिनेमा की तरफ हो लिया। वहां पहुंचा तो शो शुरू हुए अभी 15 मिनट हुए थे। टिकट वाली खिड़की खुली थी। मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गया। इंटरवल तक फिल्म देखी। फिल्म मुझे अच्छी न लगी। मैं वापस सिनेमा हॉल में जाने की बजाय लारियों के अड्डे पर आया और यहाँ से बटाला जाने वाली लारी पकड़ी और बटाले आ गया। शिव मंदिर के कर्मचारी मेरी शक्ल से वाकिफ हो गए थे। उन्हें मालूम था कि मैं जयदेव का दोस्त हूँ और शिव मंदिर में जो उसकी कोठरी है, मैं बतौर मेहमान ठहरा हुआ हूँ। कोठरी के अंदर पंखा चलाकर मैं लेट गया। दिल का बोझ हल्का हो चुका था। मैंने इंतहाई जरूरी पैगाम लाहौर में पहुंचा दिया था और मुझे यकीन था कि हमारी पुलिस पार्टी अभी सिंध और पंजाब के दरमियानी जंगल की तरफ निकल गई होगी और जंगल को घेरे में लेकर भारतीय दहशतगर्दों को दबोच लेगी। जयदेव रात को न आया। सुबह जब मैं मंदिर के दरवाजे के सामने वाली दुकान पर चाय और बन मक्खन का नाश्ता कर रहा था तो वो आ गया। उसने दूर से मुझे देख लिया। मेरे करीब आकर बोला, रात वाली फिल्म कैसी थी? मैंने कहा, बड़ी मजेदार थी, गाने बहुत अच्छे थे, आओ चाय पियो। वो बोला, मैं लस्सी पी कर आ रहा हूँ, तुम भी लस्सी पिया करो। और रात तुम अपनी पत्नी के पास नहीं गए? मैंने कहा, यार जयदेव, मेरी पत्नी बीमार है। फिर मैंने उसे आंख मारी। वो समझ गया कि मेरी पत्नी को औरतों वाली खास बीमारी है। हंसकर बोला, भापे, ये तो फिर मजबूरी है। वो मेरे पास लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, प्रसाद जी से मुलाकात हुई थी? उसने गिरदोपेश पर निगाह डालकर मुझे आंख मारी। हमसे थोड़े फासले पर एक सिख कुर्सी पर बैठा शीशे के गिलास में चाय पी रहा था। मैं खामोश हो गया। चाय पीकर हम मंदिर वाली कोठरी में आ गए। जयदेव कहने लगा, प्रसाद जी ने कहा है अभी कुछ देर हमें खामोश रहना होगा। हफ्ते 10 दिन के बाद अपने वही आदमी जो सिंध में रूपोश हैं, दोबारा कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। प्रसाद जी का कहना है कि दहशतगर्दों की ताजा पार्टी भेजने की अभी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे पास ही रहोगे। वैसे कल शाम को तुम्हें प्रसाद जी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैंने पूछा, कोई खास बात है क्या? वो बोला, मेरा ख्याल है कोई बात ही है। प्रसाद जी ने कहा था कि कल शाम धर्मचंद को मेरे पास ले आना, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें पूछनी हैं। मैं रात को चटाई पर लेटा सोचता रहा कि इस इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मन हिंदू ने मुझसे क्या पूछना होगा। बहरहाल उससे मिलना जरूरी हो गया था। वो तो धर्मचंद से इससे पहले भी मिल चुका था, मगर मैं नकली धर्मचंद के रूप में उससे पहली बार मिल रहा था। दूसरे रोज शाम को जयदेव ने मुझे साथ लिया और हम लारी में बैठकर अमृतसर आ गए। जलियांवाला बाग मेरा ख्याल था कि कोई बाग होगा। शिवसेना की पंजाब शाख का हेड ऑफिस यहीं पर था, मगर ये शहर का गुंजान मोहल्ला था। जयदेव ने मुझे बताया कि जलियांवाला बाग मकानों के दरमियान से गुजरने वाले एक रास्ते से आगे मैदान की शक्ल में है। बोला, पहले तो ये वीरान मैदान हुआ करता था, अब म्यूनिसिपल कमेटी ने यहाँ घास के प्लॉट बनाकर फूलों की क्यारियां बना दी हैं। ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मैं इस बाग से वाकिफ हूँ कहा, हाँ भापे, मुझे मालूम है, मैं तो बटाले से अक्सर यहाँ आ जाया करता था। शिवसेना का हेड ऑफिस वहीं एक तंग गली में था। छोटा सा ऑफिस था। कमरे में एक तरफ गांधी नेहरू की और सामने
सामने की जानिब बाल ठाकरे की तस्वीर लगी थी। उसने चश्मा लगाया हुआ था, जाफरानी चादर कांधे पर डाली हुई थी और गले में गेंदे के फूलों के हार थे। मैं बाल ठाकरे की शक्ल सूरत से बखूबी वाकिफ था। उसके दस्ते रास्त बालाजी को मैंने अभी तक नहीं देखा था। दफ्तर में एक कांग्रेसी टोपी वाला खद्दर पोश नौजवान बैठा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। 2-3 हिंदू दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर हाथों में दरखास्तें लिए बैठे हुए थे। बाहर हिंदी में लगा हुआ शिवसेना का बोर्ड लगा था। अंदर भी जगह जगह हिंदी जबान के पोस्टर लगे हुए थे। उर्दू का एक लफ्ज कहीं नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेसी टोपी वाले ऑफिस सेक्रेटरी ने जयदेव से नमस्कार कहकर हाथ मिलाया। उसने कहा, श्रीमान प्रसाद जी ने हमें बुलाया था। ऑफिस सेक्रेटरी ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये धर्मचंद लगता है। जयदेव हंसकर बोला, लगता नहीं, ये धर्मचंद ही है। मैंने हाथ जोड़कर ऑफिस सेक्रेटरी को प्रणाम किया। उसने जयदेव से कहा, तुम लोग अंदर चलकर बैठो, मैं प्रसाद जी को इतला करता हूँ। हम दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। छोटा सा कमरा था जिसमें दीवार के साथ पुरानी कुर्सियां लगी हुई थी। कार्निस पर शिवाजी मरहट्टा का पीतल का बुत पड़ा था। वो घोड़े पर सवार था। उसके हाथ में तलवार थी और घोड़े की दोनों अगली टांगें उठी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे का सामने वाला दरवाजा खुला और एक भारी बदन वाला उधेड़ उम्र आदमी जिसका सर गंजा था, जाफरानी रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में सिगरेट का पैकेट और चांदी का लाइटर था। उसने मुझे एक नजर देखा और बोला, कहो धर्मचंद, पाकिस्तानी पुलिस ने ज्यादा ठुकाई तो नहीं की? तुम बड़े बहादुर हो कि भाग कर आ गए हो। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, बस महाराज, भगवान की कृपा से भागने में सफल हुआ। ये शिवसेना की पंजाब शाख का सदर प्रसाद जी था। वो मेरी तरफ मुसलसल तकते हुए कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, धर्मचंद, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? पहले तो तुम्हारी आवाज भारी थी, अब थोड़ी बारीक क्यों हो गई है? मैंने उसे भी यही कहा कि पाकिस्तानी जेल में जब मुझ पर तशद्दुद किया गया था तो एक रोज मुझे कोई चीज घोल कर पिला दी गई थी, जिससे मैं 2-3 दिन नीम बेहोशी की हालत में रहा और इसी बेहोशी की हालत में मुझसे पूछगिछ होती रही। उस दवाई के असर से मेरा गला खराब हो गया और आवाज पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। प्रसाद जी ने कहा, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, महाराज राम राम करें, आखिर हमें ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? पुलिस ने मुझको हर तरह की अजियत दी, मुझे उल्टा लटका कर धूनी दी गई, बिजली भी लगाई गई, पर महाराज मैंने जबान न खोली। शाबाश। ये कहकर प्रसाद जी ने पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाया और कहने लगा, तुम्हारे फरार होने के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने छापा मारकर हमारे आदमियों गोविंदा, सतप्रकाश और मोतीराम को पकड़ लिया। याद करो, कहीं तुमने बेहोशी की हालत में पुलिस को उनका शाहदरे वाला खुफिया ठिकाना तो नहीं बता दिया था? मैंने फौरन बड़े एतमाद से कहा, महाराज, भला मैं ऐसी बात दुश्मन को बता सकता था? बेहोशी की हालत में भी मैं बार बार एक ही जुमला बोलता था कि मैं अगरवादी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में मंदिरों की यात्रा करने आया था कि सिनेमा हाउस के बाहर बम फट गया। मैं भागा तो पुलिस ने मुझे उग्रवादी समझकर पकड़ लिया। प्रसाद जी ने जयदेव से मुखातिब होकर कहा, ये सारी गलती सतप्रकाश और गोविंदा की है। उन्होंने एहतियात से काम नहीं लिया। उन्हें चाहिए था कि लाहौर शहर से बाहर किसी गांव में चले जाते। वो मुसलमान बनकर कहीं भी किसी भी गांव में रह सकते थे। कुछ देर इसी किस्म की बातें करने के बाद प्रसाद जी मुझसे मुखातिब होकर बोले, धर्मचंद, तुम हमारे बड़े तजुर्बाकार उग्रवादी हो। इस बार पाकिस्तान में पार्टी भेजने से पहले बंबई से बाल ठाकरे के हुक्म से बालाजी ने मुझे खास तौर पर कहा था कि पार्टी में धर्मचंद को जरूर भेजा जाए। प्रसाद की जबानी मालूम हुआ कि धर्मचंद बड़ा खतरनाक दहशतगर्द है और वो इससे पहले पाकिस्तान में कई हलाकत खेज तकरीबी कार्रवाइयां कर चुका था। मैंने कहा, महाराज, ये उनकी बड़ी कृपा है। हम तो आपकी तरह देश सेवक हैं, भारत माता की खातिर जान भी हाजिर है। प्रसाद जी ने एक बार फिर मेरी तरफ घूर कर देखा और बोले, तुम्हारी आवाज कुछ बदल गई है। धर्मचंद, तुम किसी डॉक्टर को गला दिखाओ, वो तुम्हारी आवाज ठीक कर देगा। मैंने कहा, ठीक है जी, मैंने भी यही सोचा है। अंदर मुझे कुछ तशवीश जरूर हुई थी कि ये शख्स इंतहाई जीरक और चालाक है, कहीं इसको शक न हो जाए कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। मगर मेरे नाक की प्लास्टिक सर्जरी इतनी कामयाबी से की गई थी कि जो कसर रह गई थी वो पूरी हो चुकी थी। मुझे पूरा एतमाद था कि जब तक इन लोगों को ये ना मालूम हो जाता कि मेरी कमर पर रीढ़ की हड्डी के करीब स्वास्तिका का निशान नहीं है, इन लोगों को कभी पता नहीं चल सकता कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। चुनाचे मैं बड़े एतमाद से बोल रहा था। हमारे लिए सोडा वाटर की बोतलें आ गईं। प्रसाद जी मुझसे मुखातिब होकर बोले, धर्मचंद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास तजुर्बाकार ट्रेंड उग्रवादियों की किस कदर कमी है। वैसे तो हमारी शिवसेना का हर मेंबर जाने को तैयार हो जाता है, पर यह हर आदमी का काम नहीं है। तुम दोनों को मालूम है कि इसके लिए हमें कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सिर्फ बमों के धमाके करने और क्लैशनकोफों के ब्रस्ट फायर करके लोगों को मारने की ट्रेनिंग ही नहीं देनी होती, बल्कि मुख्तलिफ अजियतें देकर ये ट्रेनिंग भी देनी होती है कि पकड़े जाने की सूरत में पुलिस टॉर्चर करे तो ये अपनी जबान बंद रखें। इसके लिए हमें बड़ा सख्त
सख्त चुनाव करना पड़ता है, उन्हें उर्दू सिखानी पड़ती है, उन्हें मुसलमानों वाले सारे तरीके सिखाने पड़ते हैं। इसी वास्ते जब हमारा कोई आदमी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो हमें बड़ा नुकसान होता है। इस वक्त हमारे 3 आदमी पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ लिए हैं, 3 रुपोश हैं। बंबई से बालाजी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि हम चंद आदमियों की एक पार्टी तैयार करें और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और 2 हफ्तों के बाद उन्हें समझौता एक्सप्रेस के जरिए यात्रियों के भेस में पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। इस सिलसिले में बालाजी ने बाल ठाकरे जी के हुक्म पर तुम्हें बंबई बुलाया है। बालाजी को तुम पर बड़ा विश्वास है, बस तुम कल रात को फ्रंटियर मेल में सवार होकर बंबई रवाना हो जाना। तुम्हें कोई तैयारी तो नहीं करनी। मैंने फौरन कहा, महाराज तैयारी क्या करनी है, अपने घर में कह दिया है कि अभी हफ्ता 10 दिन में नहीं आऊंगा, मैं बटाले वापस भी नहीं जाऊंगा, आज रात अमृतसर में ही ठहरूंगा और सुबह फ्रंटियर मेल में रवाना हो जाऊंगा। मुझे शिवसेना के गढ़ में जाने का मौका मिल रहा था, मेरा असल टारगेट वही था। मैं शिवसेना के उस पाकिस्तान दुश्मन गढ़ को खत्म करना चाहता था। प्रसाद जी ने मुझे 100 रुपया दिया और कहा बंबई तक के लिए ये काफी होंगे, बाकी जरूरत पड़ी तो बालाजी के ऑफिस से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम आज रात हमारे ऑफिस की छत पर ही सो जाओ। फिर उसने जयदेव से मुखातिब होकर कहा, तुम बेशक वापस बटाले चले जाओ और हमारे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। जयदेव बोला, जो हुक्म महाराज। रात का खाना मैंने और जयदेव ने बाजार के एक होटल में खाया। जयदेव कहने लगा, तुमने बंबई में बालाजी का दफ्तर देखा हुआ है ना? मैंने खाक देखा हुआ था, मैं तो पहली बार बंबई जा रहा था। मैंने कह दिया, हाँ देखा हुआ है, बालाजी से भी मिल चुका हूँ। मुझे मालूम हो चुका था कि धर्म जी बंबई जाकर बालाजी और बाल ठाकुरे से मुलाकात करता रहता है। जयदेव बोला, तुम्हें आखिरी बार बंबई गए हुए 6 माह हो गए हैं, वो इलाका अब काफी बदल गया है, वहाँ 3-4 नई बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ। जयदेव मुझे समझाने लगा। मैंने बड़े तरीके से उससे बाजार का नाम, इलाके का नाम भी पूछ लिया। मेरे लिए इतना ही काफी था। वहाँ बालाजी और बाल ठाकुरे के नाम से बच्चा वाकिफ था। उसके बाद जयदेव बटाले वापस जाने के लिए रुखसत हो गया। रात मैंने शिवसेना के ऑफिस की छत पर सोकर गुजार दी। सुबह मुझे नौकर ने आकर जगा दिया। दफ्तर के गुस्ल खाने में मैंने गुस्ल किया, वहीं नाश्ता आ गया। फ्रंटियर मेल अमृतसर से तैयार होकर उस जमाने में 9:40 पर बंबई की तरफ रवाना होती थी। प्रसाद जी 9 बजे अपने घर से निकलकर दफ्तर आकर मुझसे मिले और कहा, बालाजी को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि हम उनके ऑर्डर पर ही चलेंगे। उनके पास मेरा खास टेलीफोन नंबर है, अगर कोई खास बात कहनी हो तो बालाजी इस नंबर पर मुझसे बात कर लेंगे। तुम वापसी पर सीधे मेरे पास आना, समझ गए ना? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान जी, समझ गया हूँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। प्रसाद जी ने कहा, ठीक है, अब जल्दी से स्टेशन पर पहुंचो, रामदास तुम्हारे लिए रिक्शा ले आया है। मैंने प्रसाद जी को प्रणाम किया और ऑफिस से निकलकर बाजार में आ गया। बाजार में दफ्तर का चपड़ासी साइकिल रिक्शे के पास खड़ा था। मैं रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा अमृतसर के रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन से फ्रंटियर मेल में सवार हुआ और बंबई की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।